नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं आज ज्योग्राफी का कोई वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में हम लोग आज जो है वो आपका एमए ज्योग्राफी फाइनल ईयर का पेपर नंबर 2 जो है कृषि भूगोल, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसका एक चैप्टर हरित क्रांति मैंने करवा लिया था और आज जो है हम दूसरा उसका चैप्टर नंबर 3 है, इकाई नंबर 3 कृषि भूगोल में क्षेत्र सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, ये करने वाले हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्षेत्र सर्वेक्षण और उसमें सोर्सेज ऑफ डेटा यानी कि आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो क्षेत्र सर्वेक्षण जो है कई विधियों से किया जाता है। क्षेत्र सर्वेक्षण मतलब फील्ड सर्वे, किसी भी खेत का या किसी क्षेत्र का सर्वे किया जाना जिसमें कि उसके अलग अलग घटकों के बारे में अध्ययन करना और आंकड़े इकट्ठे करना। अब इसमें क्षेत्र सर्वेक्षण अगर कृषि भूगोल के अंतर्गत किया जाता है तो कृषि से संबंधित तथ्यों के आंकड़े सामान्यतः इसमें जोड़े जाते हैं। आंकड़े विषयगत सूचना देते हैं और विषय से जुड़ी कच्ची सामग्री है। कृषि के आंकड़ों में तापमान, ऊंचाइयां, वायुदाब, हवाएं, वर्षा, बाष्पीकरण, ढाल, सरिता क्रम, सरिता घनत्व, फसलों के क्षेत्र और फसलों के उत्पादन, यातायात आदि को सम्मिलित किए जाते हैं। तो कृषि भूगोल में जो आंकड़े हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े और दूसरे हैं द्वितीयक आंकड़े। जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो किस तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं, उनमें एक तो है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। जब शोधकर्ता प्रत्यक्ष घटनाओं का अवलोकन कर सूचनाओं को एकत्रित करता है तो वो अवलोकन विधि कहलाती है। इसमें किसी सूचना दाता से कोई चीज़ पूछी नहीं जाती बल्कि सर्वेक्षणकर्ता खुद वहाँ उपस्थित होता है, तो यह थोड़ी धर्म और समय अधिक लगने वाली विधि है। फिर है साक्षात्कार विधि। इसमें जो है जो सर्वेक्षण करता है वो किसी से साक्षात्कार लेता है, चाहे मिल के ले चाहे फ़ोन पे ले, सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। फिर है प्रश्नावली विधि। इसमें सर्वेक्षण करता जो है वो उत्तरदाता को एक प्रश्नावली तैयार करके डाक द्वारा भी भेज सकता है, खुद भी दे सकता है बाय हैंड, और वो उनसे प्रश्नों के उत्तर करवा के वापस उसको इकट्ठी करता है। फिर है अनुसूची विधि। यह भी प्रश्नावली विधि जैसी है। इसे डाक द्वारा नहीं भेजते बल्कि सर्वेक्षणकर्ता खुद उत्तरदाताओं से संपर्क करके उनसे पूछ के ऑब्जर्व करके शेड्यूल करके उसके उत्तर लिखता है। तो ये तो है आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत। फिर दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। वो क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो अन्य व्यक्तियों या संगठन या एजेंसियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में होते हैं। सर्वेक्षण करता सीधे इन आंकड़ों की सहायता से अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कृषि विभाग में इस तरह के आंकड़े फिर जनगणना विभाग है, भूमि लगान है, भूमि रिकॉर्ड है, इस तरह के पशु गणना, इस तरह के आंकड़े प्रकाशित करते हैं। तो बच्चों अब जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उन क्वेश्चंस के उत्तर बताइएगा। कि पहला क्वेश्चन है प्राथमिक आंकड़े क्या है। दूसरा प्रश्न द्वितीयक आंकड़ों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्नावली क्या होती है। चौथा अनुसूची क्या होती है। पांचवा साक्षात्कार विधि के महत्व को बतलाइए। ये 5 प्रश्न आपको उत्तर करने हैं। फिर हम देखते हैं क्षेत्र सर्वेक्षण की विधियां। तो बहुत सारी विधियां हैं इनकी। तो पहली विधि है सैंपलिंग मेथड या प्रतिचयन। जैसे बहुत बड़ा एरिया है, पूरे एरिया की स्टडी करना आसान नहीं होता, तो क्या करते हैं उसमें से कुछ एरिया को हम एज अ सैंपल ले लेते हैं और वो सारे उसमें से स्टडी करते हैं। अब तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समग्र। समग्र यानी कि यूनिवर्स यानी कि कंप्लीट यूनिट, उसमें से सैंपल लिया जाता है। तो वो एक इकाई जो है वो पूरी इकाई होती है और उसी में से कुछ सैंपल लिए जाते हैं। फिर है विश्वास और सार्थकता स्तर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। विश्वास और सार्थकता स्तर
एक ऐसा अगणित प्रतिशत है जो निश्चित काल में कितनी बार वास्तविक मूल्य एवं परिशुद्ध सीमा में घटित हो सकेगा, मतलब उसके चीज के घटित होने की प्रतिशत है। विश्वास स्तर वह सीमांतर है जिसमें उत्तर की संभावना निहित रहती है, और सार्थकता स्तर वह है जिसमें उत्तर की सीमा से बाहर कोई उत्तर प्राप्त होने के चांस होते हैं। तो विश्वास स्तर तो विश्वास उत्तर को देता है। जैसे 95% अगर विश्वास स्तर है तो बाकी बचा हुआ जो है वो 5% सार्थकता स्तर है। अब प्रतिचयन कैसे किया जाता है? सैंपलिंग दो तरीके से कर सकते हैं, उद्देश्य या संभाव्य सब्जेक्टिव या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और दूसरी है संभाव्य या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। फिर अब सैंपलिंग की मेथड्स कौन कौन से हैं? साधारण दैव प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन और स्तरित व्यवस्थित प्रतिचयन, ये 4 विधियां हैं। अब बच्चों मैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको दे रही हूँ, आप इनके उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न है समग्र या यूनिवर्स क्या है? दूसरा विश्वास स्तर क्या है? तीसरा सार्थकता स्तर क्या है? चौथा अनिश्चित समग्र क्या है? पांचवा प्रतिचयन का आधार समग्र कितना होना चाहिए? छठा दैव प्रतिचयन क्या है? सातवां मदों की सूची क्या है? आठवां व्यवस्थित प्रतिचयन क्या है? नौवां विश्वास स्तर और सार्थकता स्तर में क्या अंतर है? तो ये प्रश्न आपको उत्तर करने हैं। इसके बाद आते हैं मैपिंग या डायग्राम्स। तो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी कृषि भूगोल में मैपिंग और डायग्राम किस तरीके से काम आते हैं और ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम अब इसमें ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि मानचित्रण कैसा होता है। तो एक तो गुणात्मक मानचित्र होते हैं और एक होते हैं मात्रात्मक मानचित्र। तो पहले हम देखें गुणात्मक मानचित्र जो है वो तथ्यों को गुण के आधार पर व्यक्त करते हैं। सांख्यिकीय इसमें गणितीय सूचना या सांख्यिकीय सूचना नहीं होती है, और यह कृषि भूगोल की सबसे पुरानी विधि है। अब इसमें गुणात्मक मानचित्र किस प्रकार बनाए जाते हैं? तो रंग या आभा विधि से, संकेत या वर्ण प्रतीकी विधि से, चित्रीय विधि से और नामांकन विधि से। ये तो है गुणात्मक मानचित्र। फिर आते हैं मात्रात्मक मानचित्र। कृषि सांख्यिकी को लेके मात्रात्मक मानचित्र तैयार किए जाते हैं जिनमें आंकड़े होते हैं और आंकड़ों के आधार पर वो मानचित्र तैयार किए जाते हैं। तो उसमें मानचित्रण किस किस तरह के मानचित्र होते हैं? सम्मान रेखा मानचित्र, आइसोप्लैथ, वर्णमात्री मानचित्र, कोरोप्लैथ और बिंदु मानचित्र, डॉट मेथड। तो आपको ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, तो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। पहला है सम्मान रेखा मानचित्र। कृषि से संबंधित पर्यावरणीय तत्वों, तापमान, वर्षा आदि के वितरण को स्पष्ट करने के लिए जो मानचित्र तैयार किए जाते हैं वो सम्मान मानचित्र होते हैं। इसमें समान मूल्यों को मिलाने वाली रेखा को सम्मान रेखा कहते हैं। और इसमें किस तरह के मानचित्र बनते हैं? समताप, समदाब और सम वर्षा के मानचित्र इसमें बनते हैं। फिर है वर्णमात्री मानचित्र, कोरोप्लैथ मैप। ये विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के अनुसार उपलब्ध तत्वों की मात्राओं के अनुसार क्षेत्रीय गहनता स्तर व्यक्त करते हैं। जैसे कृषि जनसंख्या घनत्व, फसलों के उत्पादन को दर्शाने के लिए इस तरह के मानचित्र बनते हैं। और प्रशासनिक इकाइयों के आधार को मानकर मानचित्र तैयार किए जाते हैं, जैसे भूमि उपयोग, भूमि भार वहन, फसल मानचित्र आदि। फिर आते हैं बिंदु मानचित्र, डॉट मेथड। कृषि भूगोल से संबंधित विभिन्न तत्वों को पूर्ण परिणाम और संख्या को समान मानकर आकार बिंदु वाले बिंदु मानचित्र बनते हुए इसमें पथ और फसल उत्पादन को प्रदर्शित किया जाता है। अब मानचित्रों में आरेख का उपयोग, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन मैप्स। तो ये किस तरह की विधियां हैं? एक विधि है एक विमीय या 1 डायमेंशनल मेथड, जिसमें कि दंड आरेख या पिरामिड या पवन आरेख होते हैं।
और दूसरे हैं द्विविमीय या 2 डायमेंशनल डायग्राम्स, जो वृत्ताकार आरेख, आयताकार आरेख और वर्गाकार आरेख होते हैं। फिर है 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आरेख, ये आरेख गोलाभ या घन आरेख होते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरह के आरेख बनते हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर है कृषि भूमि उपयोग मानचित्र। तो अब कृषि की भूमि के विभिन्न उपयोगों के आधार पर उसके मानचित्र बनते हैं। तो हम पहले वो देख लेते हैं, फिर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। तो अब भूमि के विभिन्न प्रयोग देखें तो पहला है वनों के अंतर्गत भूमि, कि वनों में कितने क्षेत्र प्रतिशत भूमि काम आ रही। फिर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जिसपे जो कृषि योग्य है, उपजाऊ है, लेकिन उस पर कृषि नहीं हो रही, जैसे स्थायी चारागाह या पशुचारण भूमि, वृक्ष फसलों और उपवनों की भूमि। फिर कृषि योग्य व्यर्थ पड़ी भूमि। तीसरी है पड़त भूमि, जो कि कृषि योग्य नहीं है, तो उसमें चालू पड़त भूमि और उसके अतिरिक्त की पड़त भूमि है। फिर आता है नेट एरिया सोन या बोई गई भूमि। तो ये जो है वो भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों का संकलन इंडियन एग्रीकल्चरल सांख्यिकी जनरल सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं। भूमि उपयोग के मानचित्रों का सर्वप्रथम निर्माण जो है डी स्टैम्प द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था और भारत में यह कार्य मोहम्मद शफी ने किया था। अब कृषि भूमि उपयोग मानचित्र तकनीक ये कैसे होती है? भूमि उपयोग के भाग को में वृद्धि, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जुड़ी हुई है। तो किस तरीके से मानचित्रण होते हैं? एक तो धरातलीय मानचित्रण, धरातल पत्रक के माध्यम से भूमि उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे भूखंडों को आधार मानकर खेतों व जोत के आकार को लेकर भूमि उपयोग सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया जाता है। यह कार्य प्रशिक्षित और कुशल व्यक्ति ही कर सकते हैं और इसमें समय और धन पर्याप्त चाहिए होता है। फिर ये दूर संवेदन तकनीक, यह रिमोट सेंसिंग टेक्निक जिस विमान से की जाती, इससे विमान से की जाने वाली फोटोग्राफी से भूमि उपयोग के मानचित्र रचना की जाती है और आजकल यही चल रहा है। तो अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा देती हूँ। गुणात्मक मानचित्रण का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ये पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, गुणात्मक मानचित्र का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। दूसरा है मात्रात्मक मानचित्र के 3 उदाहरण बताइए। तीसरा, भूमि उपयोग का वर्गीकरण संक्षिप्त में बताइए। चौथा, द्विविमीय आरेख कौन कौन से होते हैं। पांचवा, कृषि अनुसंधानों में सम मान रेखा मानचित्र के उपयोग को बताइए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो बता देती हूँ कि एक तो आता है कि जैसे मदों की सूची वर्ड आया इसमें, तो समग्र में से प्रतिचयन करने के लिए मदों की सूची में से प्रतिचयन का चुनाव किया जाता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आए, सांख्यिकी, आंकड़े, अनुसूची, प्रश्नावली, क्षेत्र सर्वेक्षण। तो आप इन चीज़ों की परिभाषाएं लिखिए ताकि आपके शॉर्ट आंसर्स तैयार हो सकें। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।